और हम देखते हैं विधानसभा में जो आरक्षण पद्धति है SC ST के लिए कि वहाँ के प्रतिनिधित्व भी चुन के जाएं, क्योंकि जितनी जनसंख्या उनकी है, SC की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार तो 16% है और ST की भी 8% है। तो 16 और 8 कितना हो गया दोस्तों, तो 24% के आसपास ये हो गया। तो 24% जनसंख्या का है। अगर चुनाव में आरक्षण इनको ना दिया गया होता तो पता चलता कि इनकी प्रतिशत बहुत कम है। 543 पोस्ट में से 543 जितने भी हैं इसके लोकसभा के जो सदस्य संख्या, उसमें से देखते हैं कि हम SC ST को अगर आरक्षण न दिया जाए तो बहुत कम कैंडिडेट वहाँ पे पार्लियामेंट में संसद भवन में पहुँचेंगे। इसलिए इनको आरक्षण पद्धति में लाया गया और SC ST को आरक्षण दिया गया। ये किस चीज़ में वर्णन है, तो अनुच्छेद 330 में वर्णन है कि लोकसभा में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा, और अनुच्छेद 332 में क्या वर्णन है कि विधानसभा में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि और कुछ अंगल इंडियन भी रह गए थे। इस तरह से उनको राज्यसभा लोकसभा में जो है लोकसभा और विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं मिलता है। इस तरह से लोकसभा और विधानसभा में 331 और 333 अंगल इंडियन के लिए हो गया, और 330 और 332 दो का गैप करके याद रखना है। 330 और 332 में SC ST को लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से राजनीतिक न्याय को स्थापित करने के लिए सब किया गया है। उसके बाद बाकी तो ये क्या हो गया, अस्थायी कार्यपालिका हो गया। जो पार्लियामेंट क्या हो गया, अस्थायी कार्यपालिका हो गया। अस्थायी कार्यपालिका मतलब नौकरशाह। तो अस्थायी कार्यपालिका है वो 60 साल की नौकरी है, तो ये नौकरशाह को क्या बोलते हैं, अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो उसमें भी आरक्षण दिया गया। क्यों, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक न्याय ऐसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। जितने भी इतना तरह के मामले होते हैं, दलित का शोषण, इस तरह से क्या हो जाएगा उसे कि राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए बहुत सारे करने के लिए इसको सरकारी नौकरियों में उनका जितना भी जनसंख्या उतना प्रतिनिधित्व देना जरूरी था। इसलिए हमने इसको क्या किया, 335 में सरकारी नौकरियों में इसी पद्धति पे आरक्षण लागू किया गया कि जितना जनसंख्या उतनी प्रतिनिधित्व। तो SC ST, उसके बाद EWS हो गया, OBC हो गया। इस तरह से ये आरक्षण पद्धति हुआ ताकि उसको पीछे न रह जाए, मुख्य धारा में आए और हाशिए में न चला जाए, पीछे न चले जाए, वो पेरिफेरल में न चले जाए, बल्कि कोर में आए, राजनीतिक न्याय में आए। तो इस तरह से उनको 335 सरकारी नौकरी में दिया गया। तो SC ST OBC EWS इस तरह से इनको आरक्षण दिया गया। तो 335 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए प्रावधान किसका था, तो इसमें अनुच्छेद में ये सब दिया गया हो गया। और 10% जो अभी EWS को दिया गया ये भी प्रावधान कर दिया गया सरकारी नौकरियों के लिए। इसको इसमें संविधान संशोधन किया गया। तो इस तरह से हुआ। और 338 में क्या है कि राजनीतिक न्याय को स्थापित करने के लिए क्या हो गया, 338 भी स्थापित की गई। अनुच्छेद 338 में क्या है कि इसमें अनुसूचित जाति के लिए आयोग का गठन किया गया कि एक आयोग होगा जो उसके सारे मुद्दों को रखेगा, उसके सारे विवरण को रखेगा और नया नया उसमें सुझाव देगा। तो ये आयोग हो गया। और उसमें सुझाव के साथ साथ क्या हो सकता है, आयोग चाहे तो उसमें सजा भी दे सकता है। तो इस तरह से 338 SC आयोग हुआ। 338 का ST आयोग का स्थापित हो गया। तो ST आयोग क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग। इस तरह से अनुसूचित जनजाति ST आयोग को गठित कर दिया गया कि ST जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े एकदम मुख्य धारा से एकदम अलग हो गए हैं, अभी भी जंगल में जमीन, इस तरह से जंगल जमीन और उनको क्या कहते हैं जल, उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं। और इस तरह से वो प्राथमिक क्षेत्रों में ज़्यादा हैं, जो प्राथमिक हमारे भूमि पर जो काम होता है उसी क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने ST आयोग की भी 338 का में गठन किया गया। उसके बाद इसी को देखकर फिर OBC ने कहा कि हम पिछड़ गए हैं अभी, तो वो पिछड़ा आयोग एक गठन होना चाहिए था। तो पिछड़ा आयोग गठन तो हो गया था लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। तो अभी NDA गवर्नमेंट ने उसको फिर से OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो हम देखते हैं दोस्तों कि इस तरह से किस तरह से हमने सारा न्यायिक जो होते हैं राजनीतिक न्याय उसको स्थापित करने के लिए ये सब प्रयास किए गए। तो इस तरह से अब देखते हैं कि और क्या है प्रस्तावना में दोस्तों। तो हम देखते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता में हमारे क्या क्या अधिकार हैं, तो विचार के अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, विश्वास की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम देखते हैं कि विचार की स्वतंत्रता का अधिकार कैसे मिलता है। तो हमें अनुच्छेद 19 में ये सब हमें दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें विचार की स्वतंत्रता। विचार में क्या है
कि हम किसी प्रकार का अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं उसके माध्यम से, और जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, या तो आप मैगजीन छाप के, न्यूज़पेपर छाप के, पत्रिकाएं छाप के और हिंदी मासिक छाप के, कैसे भी हम विचार अपना प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारा आपके सरकार के प्रति हमारा क्या विचार है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप इस पे क्या कर सकते हैं, आप हमें इस पे बैन नहीं लगा सकते हैं। अब ये रॉलेट एक्ट नहीं है कि आप इस पे मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने विचार की स्वतंत्रता स्थापित किया और उसके बाद हमने विचार की स्थापित किया। ये हमारा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहले जो वर्नाकुलर एक्ट था कि प्रेस पे बैन कर दिया गया था, ये इस पे नहीं हो सकता। अब है कि और अनुच्छेद ए से, इससे हमने संविधान बनाते समय ही ये जो प्रस्तावना हुआ, इसमें विचार की अभिव्यक्ति की आज़ादी हमने बहुत पहले ही दे दी इस तरह से। और एक जो आया था दोस्तों अभी, जो हम हाल में ही न्यूज़ देखते हैं कि जो इसमें सोशल मीडिया में हम तरह कमेंट्स करते हैं कि विचार के व्यक्ति है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपना विचार दे सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक बहुत नेगेटिव नहीं दिया जा सकता है जिससे किसी को मानहानि का ठेस पहुंचे। गलत नहीं दे सकते, गलत के लिए तो केस हो जाएगा, लेकिन विचार अपना दे सकते हैं। कोई भी अपना विचार स्थापित कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। इस तरह से अनुच्छेद 19 में ये सब दिया गया है। विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आप किस में विश्वास करते हो, किस धर्म में, कैसा है आपका, कैसा विश्वास है, आप किसी तरह का विश्वास स्थापित कर सकते हो। इसमें दिया गया है पहले ही धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म में क्या है कि आप किसी धर्म को मान सकते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया कि धर्म के भी बहुत सारे अंग होते हैं। उस तरह से पंथ निरपेक्ष हो गया, इसी तरह धर्म आप स्थापित कर सकते हैं, किस धर्म के हो, और उस धर्म के लिए कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। और उसमें उपासना की स्वतंत्रता, उपासना, उसमें आप किसी के उपासना कर सकते हैं, किसी को आप मान सकते हैं, किसी पे विश्वास कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो ये नागरिकों को सब स्वतंत्रता दी गई, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे दी गई। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कौन से, लाइनिंग से बताना है। इसमें कुछ अलग कर देगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में गलत थोड़ा अलग अलग कर देगा। विचार, अभिव्यक्ति, धन, विश्वास, धन की स्वतंत्रता नहीं है, उसमें टैक्स लगेगा या कुछ भी सरकार कर सकती है, लेकिन विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जा सकती है। तो इसको क्वेश्चन है कि ये 5 कौन कौन से और कितने प्रकार के न्याय हैं, ये भी आता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऐसा नहीं कि कुछ और न्याय है। शैक्षणिक न्याय ये अभी नहीं है प्रस्तावना में, ये अलग से हो सकता है। कुछ भी किसी को मना है कि प्रस्तावना जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा प्रस्तावना है उसमें क्या है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यही 3 प्रकार के न्याय हैं। उस तरह से प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा मतलब और अवसर की समता मतलब सबके प्रतिष्ठित जो भी हैं सबके प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। और अवसर की समता, सबको बराबर अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिसका एज हो गया, जो मुख्यधारा में नहीं थे पहले और कोई वैकेंसी निकली तो उसको उम्र में छूट दी जाएगी। इस तरह से उनको क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता दी जाएगी उसको, और उसको अवसर होगा। सरकारी नौकरियों में वैकेंसी निकलेगी, उनके लिए अवसर होगा। ऐसा नहीं कि पहले जैसा राजतंत्र जैसा कोई आया तो धनी वर्ग ही लेके आया, या जो भी है अपर वर्ग जो है, इलीट वर्ग हैं वो लेके गए, ऐसा नहीं। सभी गरीब अमीर सभी के लिए ये अवसर की स्वतंत्रता होगा, सबके लिए बराबर अवसर मिलेगा। और इस तरह से जो आरक्षण आता है अवसर की स्वतंत्रता में, कि क्यों आरक्षण दिया जाता है, फिर अवसर की स्वतंत्रता है तो आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो मुख्य धारा से बहुत पीछे रह गए हैं, वो एकदम अभी भी जमीन के कामों में ही जुड़े हुए हैं। इस तरह से उनको मुख्य धारा में लाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अलगाव की भावना होगी, इस तरह से टेंशन होगा। इस तरह से उनको बराबर बराबर, और देश सभी का है इसलिए उनको अवसर की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें उसके अलावा है अवसर की समता, बराबर बराबर दिया गया। और प्राप्त करने के लिए, इसम को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए, इसमें क्या क्या दोस्तों हो गया कि व्यक्ति की गरिमा मतलब गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। अनुच्छेद 21 में भी वर्णन है कि आप गरिमापूर्ण व्यक्ति मतलब कोई अगर अपराधी भी है तो आप उसको जान नहीं मार सकते हैं, आप उसको न्यायालय में लाइए, उसका जो प्रक्रिया है उसका पालन करिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति की गरिमा उसको छीन लीजिए। जैसे चोर है, ऐसे बहुत सारा न्यूज आता है कि जो चोर है उनको बांध दिया गया बाइक में और घसीटते हुए ले गए, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी सबकी गरिमा है, चाहे अपराधी हो नहीं अपराधी हो, आप उसको क्या हो, न्यायपालिका ये करेगी तय कि कैसे करना है। अगर हर कोई कानून अपने हाथ में लेने लगे तो दिक्कत होगी, इसलिए व्यक्ति की गरिमा होगी। इसमें महिलाओं की भी गरिमापूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह से इनको सब दिया गया। और राष्ट्र की एकता अखंडता मतलब राष्ट्र की एकता अखंडता
अखंडता जो शब्द थे दोस्तों, ये पहले नहीं जुटे हुए थे। इंदिरा गांधी ने जो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए थे। तो इस तरह से आ जाता है कि किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अनुच्छेद 42 में ये सब तीनों शब्द जुड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। क्यों 1976 में? क्यों? क्योंकि हमारी एकता, अखंडता पे चोट होने लगी थी। उधर से हमारा जो है खलिस्तान की मांग होने लगी थी, फिर बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। तो इस तरह से इतना ज़्यादा दबाव था और हमें लगता था कि इस तरह से हो सकता है, इसलिए इसको प्रस्तावना के मुख्य में जोड़ो ताकि बच्चों को पढ़ाओ, हर एनसीईआरटी किताब में रहे कि ये क्या क्या है, एकता और अखंडता है। जिससे दोस्तों क्या होगा कि हमें पहले से पता रहेगा कि ये हमारे प्रस्तावना का अंग है, न कि कुछ और। इस पर से इसको देखा जाएगा कि सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, और इसमें एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता मतलब उसमें आपस में भाईचारा ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा इसमें कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इस समय हम दिए गए हैं निर्देशक तत्वों में भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें करना है। उसके बाद दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में ये किया गया। तो जब हम संविधान फाइनल बन गया था उसके 26 नवंबर को 1949 को इसमें प्रस्तावना को लेते हुए पूरा संविधान के अंशों को, निचोड़ को छोटे से इसमें एक पेज में लिख लिया गया था। और ये मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म अर्पित करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि प्रस्तावना को किस तरह से अधिनियमित किया गया, मतलब इसको एक्ट द्वारा पारित किया गया। अधिनियम, ये प्रस्तावना अपने आप में क्या है, अधिनियम है, अधिनियमित करते हैं। ठीक है, ये तीन शब्द को समझना है। अधिनियमित करते हैं और क्या है, अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत करते हैं मतलब प्रस्तावना को इसको अंग बनाते हैं। ठीक है, अंगीकृत करते हैं, हम इसको अपने संविधान का अंग के रूप में सोचते हैं। और ये अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं तथा आत्मर्पित करते हैं। तो आत्मर्पित में क्या हो गया, इसको हमने अपने से अर्पण किया, इसको अपने में रखा इसको, और इस तरह से ये प्रस्तावना हुआ दोस्तों। तब इसमें आता है कि क्या संविधान